हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड ऑल्सो योर स्टडी इज़ गोइंग वेरी वेल। सो जैसा कि आप सभी देख रहे थे, हम लोग DSSB PGT बायोलॉजी के PYQs को कैरी ऑन कर रहे हैं। तो दो पेपर कम्प्लीटली सॉल्व हो चुके हैं। तीसरा स्टार्ट किया था मैंने, जिसमें इस पेपर के 30 या 31 के नियर अबाउट जो है क्वेश्चंस, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो बाकी आगे के क्वेश्चंस को आज कैरी ऑन करते हैं। तो कल हमने 31 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था, ठीक है। आज जो है वो 32 से स्टार्ट करते हैं। तो आज है 32 क्वेश्चन है पहला मतलब पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। इन जनरल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो होता है, जो कि क्या है, वायरस है, किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसका जेनेटिक कंपोजिशन कैसा होता है? तो सबको पता है इसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। बैक्टीरियोफेज इज अ टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, दैट इज बैक्टीरिया ईटर होता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज हैव ईदर DNA और RNA एज देयर जेनेटिक मटेरियल। लाइक ऑल वायरस कंसिस्ट ऑफ अ कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कैप्सिड। द न्यूक्लिक एसिड में बी डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है कि इन ह्यूमंस व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इन मेल। अगर मेल में मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हो जाता है, वैसे तो मेल में क्या होता है, रूडिमेंट्री होता है ना, फीमेल में इसकी डेवलपमेंट अच्छे से देखी जाती है। बट इन केस ऑफ मेल में अगर इसका डेवलपमेंट हो जा रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? तो वो कंडीशन जो होती है वो कहलाती है गायनिकोमास्टिया, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो क्या है आपका करेक्ट आंसर है। Gynecomastia is the development of prominent breast tissues in the male due to reduced male hormone। मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरॉन होता है वो क्या हो जाता है, मेल्स में कम हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से क्या है कि मेल्स में भी जो है वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। बहुत नहीं डेवलप होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डेवलप हो जाता है। और ये कंडीशन क्या कहलाती है, गायनिकोमास्टिया। इट इज़ यूजुअली गोज अवे विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट। और ये मतलब क्या है, क्योरेबल है, यानी कि इसका इलाज पॉसिबल है, विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट भी ये सही हो जाता है। क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करने लगो, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसको बैलेंस कर लो, तो आराम से जो ये चीज़ें इजीली जो है वो ठीक हो सकती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में PYQ देखा गया। अभी रिसेंटली ये हमारे हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन एकदम एज इट इज़ ही आया था, बस ऑप्शंस को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं। तो बताना है आपको कि हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिमिलर टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मतलब कि LH से रिलेटेड सिमिलर फंक्शन जो है वो प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज किया गया कौन सा हार्मोन हो सकता है? तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पर क्या है, HCG है, ठीक है। HCG ही जो है ये क्या है, अर्ली प्रेगनेंसी पीरियड में ये हाई रहता है। और इसी जो मतलब यूरिन टेस्ट किया जाता है, प्रेगा न्यूज़ वगैरह जो आती है, उस पर क्या करते हैं, यही यूरिन के सैंपल डाल करके यही जो है HCG की ये प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है, जो कि क्या प्रमोट कर रहा होता है कि हाँ मतलब जो भी सामने वाला पर्सन है, वो पर्सन इन द सेंस की जो फीमेल है वो क्या है, प्रेग्नेंट है। सो HCG का पहले तो फुल फॉर्म याद रखो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर तो फीमेल प्रेग्नेंट है तभी ये रिलीज होगा, और तभी ये रिलीज होगा तभी क्या है आपके ब्लड में है, और मतलब कि वहाँ से फिर ये आपके यूरिन के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है। और अगर नहीं प्रेग्नेंट है तो फिर ये नहीं प्रेजेंट होगा। बाकी LH तो वैसे भी रहता ही है। इट प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। तो मतलब कहने का मतलब है इन शॉर्ट कि HCG क्या है, हार्मोन है प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्राइमरीली बाय द प्लेसेंटा दैट स्टिमुलेट्स द कॉर्पस ल्यूटियम टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन विच इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी एंड प्रिपेयरिंग द यूटेराइन लाइनिंग फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। HCG सिक्रेटेड इन एक्सेस अमाउंट इन अर्ली प्रेगनेंसी। देखो अर्ली प्रेगनेंसी के टाइमिंग में ये मतलब ठीक ठाक अमाउंट में जो है वो सिक्रेट होता है। प्रेजेंट इन यूरिन इज यूज फॉर द प्रेगनेंसी टेस्ट। HCG परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ LH ऑफ मेंटेनिंग कॉर्पस ल्यूटियम फॉर द सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है कि व्हाट आर एपेंडाइमल सेल्स। कुछ याद आ रहा है एपेंडाइमल सेल्स क्या होते हैं? अगर आपने पढ़ा हुआ है तो
आपको ध्यान आ रहा होगा कि ग्लियल सेल्स क्या होते हैं, ओलिगोडेंड्राइट्स क्या होते हैं, एपेंडाइमल सेल्स, माइक्रोग्लियल सेल्स, ये सारे के सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर मतलब तुमने अच्छे से नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली तुम्हें याद आ गया होगा। अगर नहीं भी तब भी याद आ रहा है तो तुम्हें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर याद आ रहा है। ये फर्स्ट वेंट्रिकल है, ये सेकंड वेंट्रिकल है, फिर ये आ जाता है हमारा थर्ड वेंट्रिकल और ये फोर्थ वेंट्रिकल हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट वेंट्रिकल को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासील बोलते हैं। ये आ जाता है आपका डायोसील कहलाता है और ये मेटासील कहलाता है। ठीक है, इनकी जो ओपनिंग्स होती हैं ये ओपनिंग्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो तुम ये देख लो कि एपेंडाइमल सेल्स, फिर मैं इस स्ट्रक्चर को बताती हूँ। तो देखो यहाँ पे जो सेल्स अवेलेबल होती हैं ये क्या करती हैं, इसके वेंट्रिकल्स की लाइनिंग का फॉर्मेशन करती हैं। इन्हीं सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एपेंडाइमल सेल्स बोलते हैं। एपेंडाइमल सेल्स आर द ग्लियल सेल्स दैट लाइंस द ब्रेन्स वेंट्रिकल एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल कैनाल। दे हेल्प मेंटेनिंग द ब्रेन्स CSF, ठीक है, फ्लूइड बैरियर रेगुलेटिंग CSF फ्लूइड एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्रेन और CSF के बीच में। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सेल्स सराउंडिंग CSF फील्ड वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन। आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आ जाता है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ में देखो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये दोनों जो कैविटीज़ हैं ये क्या कहलाती हैं, पैरासील, या फिर इनको लेटरल वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल कहा जाता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये सेरिब्रम में है हमारे। ठीक है, कहाँ पे है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं ना, सेरिब्रम मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के सेरिब्रम में ये चीज़ प्रेजेंट है। उसके बाद में इसकी जो ओपनिंग होती है, इसकी ओपनिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। इसकी ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनेरो। ठीक है, ये ओपनिंग से क्वेश्चन आता है। दूसरी ओपनिंग, फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके से मतलब ऐसे सेल्स लगे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, या फिर ACP कहा जाता है। ठीक है, एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सेस। और यहाँ पे ये सेल्स जो हैं ये क्या है, ACP हैं, एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सेस। और यहाँ पे कौन सा फ्लूइड भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, ये सारा पोर्शन किस में आ रहा है, आपके फोर ब्रेन में आता है। उसके बाद में ये थर्ड कैविटी जो है, जिसको मैंने डायोसील बताया था, ये डायोसील या फिर थर्ड वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। और ये किस में आता है, ये डायनसेफलन का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद में फोर ब्रेन के बाद में मिड ब्रेन आता है। मिड ब्रेन में ये देखो इस तरीके से ये लंबी सी कैनाल सी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईटर या फिर एक्विडक्ट ऑफ सिल्वस। ठीक है, ये क्या करती है, ये कनेक्ट करती है मिड मतलब फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करती है। ठीक है, ये फोर ब्रेन है, ये हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, हमारा डक्ट ऑफ ईटर या फिर एक्विडक्ट ऑफ सिल्वस करता है। ठीक है, पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। और फिर उसके बाद में यहाँ पे तुम्हें ACP दिख रहा था, यहाँ पे फिर इस तरीके की जो सेल्स होती हैं ये होती हैं PCP यानी कि पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। अब ये जो कैविटी है, फोर्थ कैविटी, ये क्या कहला रही है, मेटासील कहला रही है। मेटासील का मतलब, मेटासील या फिर ये भी कह सकते हो कि ये फोर्थ वेंट्रिकल है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा यानी कि हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग का मतलब यहाँ पे जो ओपनिंग है इसका नाम होता है, यहाँ पर ये जो ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग का नाम है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फोरामेन ऑफ मेजेंडी। ठीक है, ये ओपनिंग जो कहला रही है ये वाली थी फोरामेन ऑफ मोनेरो, और M से ही है दोनों नाम, याद रखना, फोरामेन ऑफ मोनरो। और ये वाली जो है फोर्थ वेंट्रिकल के बाद ये है फोरामेन ऑफ मेजेंडी। इसी में साथ में ही यहाँ पे देखो, तुम्हें इस कलर से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, पिंक से नहीं होगा, ब्लू से कर देती हूँ। यहाँ पे इस जगह पे दो वेंट्रिकल्स और मतलब दो ओपनिंग्स और प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ लश्का। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम नोट कर लीजिए आप, फोरामेन ऑफ लश्का, LUSH LUSHKA या फिर LUSCHA ऐसे करके है, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना। तो कहने का मतलब यही है कि फिर यहाँ से चीज़ें कहाँ पे जाती हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस में, मतलब
जो 4 लेयर्स हैं, मतलब सबसे बाहर वाली क्या होती है, डायमीटर, फिर डी ये आ जाएगा, फिर बीच में ये वाली होती है एरेक्नॉइड, और फिर अंदर वाली सबसे ज़्यादा ये पायामेटर। ठीक है, तो ये फिर यही इस तरीके से मतलब चीज़ें होती हैं, और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। मतलब मैं जा सकती हूँ, बट ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ टाइम अभी यहीं तक चीज़ें बाइंड करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हुई। पहली दूसरी कैविटी है, इसको क्या बोलते हैं, पैरासील। इसको बार बार जितनी बार तुम रिवाइज कर सको ना उतनी बार रिवाइज करो, क्योंकि मस्ट है कि यहाँ से क्वेश्चन तुम्हें हर एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, पैरासील या फिर लेटरल कैविटी है, कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सेरिब्रम में प्रेजेंट है। इसकी ओपनिंग क्या कहलाती है, फोरामेन ऑफ मोनरो कहलाती है। यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है वो क्या है, हमारे एसीपी यानी कि एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस है, जो कि किसका फॉर्मेशन, जिसमें क्या भरा हुआ है, हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। उसके बाद थर्ड कैविटी आती है जिसको डायसील या थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, डायनसेफेलन में। मतलब 1 2 3 ये तीन के तीनों कहाँ पे हैं, ये फोर ब्रेन का ही पार्ट है। ठीक है, फोर ब्रेन में ही प्रेजेंट है चीज़ें। उसके बाद में मिड ब्रेन आता है, मिड ब्रेन में कोई वेंट्रिकल नहीं प्रेजेंट है, वहाँ पे एक डक्ट प्रेजेंट है जो कि फोर ब्रेन को आपके हाइंड ब्रेन से जोड़ने का काम करती है। उस डक्ट का नाम है ईटर या फिर डक्ट, मतलब एक्विडक्ट ऑफ सिल्वस बोलते हैं। ठीक है, सिल्वियस, SYLVIUS। उसके बाद में आता है आपका फोर्थ वेंट्रिकल, ये जिसको हम लोग मेटासील बोलते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग है, इस जगह को हम लोग बोलते हैं फोरामेन ऑफ मेजेंडी, जो कि डॉर्सली प्रेजेंट होती है। ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये डॉर्सली प्रेजेंट है। और उसके बाद में इसी में फोर्थ वेंट्रिकल में ही दो और ओपनिंग्स हैं, जिसका नाम है फोरामेन ऑफ लश्का। ठीक है, जो कि कैसी होती है, पेयर्ड होती है। तो मान लो आपसे पूछ ले कि हाँ कौन सा पेयर्ड है, तो फोरामेन ऑफ लश्का पेयर्ड है। बाकी फोरामेन ऑफ मोनरो और फोरामेन ऑफ मेजेंडी जो है वो कैसे हैं, सिंगल हैं। अब बात करते हैं अपन किसकी, एपेंडाइमल सेल्स की। तो एपेंडाइमल सेल्स क्या कर रहे हैं, देखो, लाइन द ब्रेन वेंट्रिकल्स एंड स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैलाड को। दे हेल्प टू मेंटेन द ब्रेन CSF बैरियर, रेगुलेट CSF फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्रेन एंड CSF। ठीक है, आई होप चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हुई हैं। बाकी देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा दे रखा होता है एक्सप्लेनेशन कई बारी। एपेंडाइमल सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द, कहाँ से ये डिराइव हो रही है, डिराइव फ्रॉम द रेडियल ग्लियल सेल्स एंड कंसिस्ट ऑफ ए सीलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो कभी पूछ लेता है तो तुम्हें ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। इट पार्टिसिपेट इन कंट्रोल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट एंड आयन होम्योस्टेसिस। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, एपेंडाइमल सेल्स आर मोस्टली नोन एज द सेल टाइप लाइनिंग द ब्रेन वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है, बट ठीक है, फिर भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इफ़ द प्लाज्मा, मतलब इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा की बात हो रही है यहाँ पे, इफ़ नहीं इन द होना चाहिए था, नहीं, इफ़ द प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा में ग्लूकोज कंसनट्रेशन जो है वो कितना है, 70 mg पर 100 ml है, और GFR कितना है, 120 ml पर मिनट है। देन हाउ मच ग्लूकोज विल बी फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट पर मिनट। तो तुम्हें ये चीज़ फाइंड करनी है। तो इसको देखो, मतलब अभी तुम देख लो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है तो ठीक है, तुम लोग कर लो, और अगर नहीं आता है तो फिर मैं इसको बाद में थोड़ा सा टाइम लेकर के करवा दूँगी। ठीक है, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी है, थोड़ा सा काम है, तो देख लेना। ठीक है, बाकी इसका बी ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, कैसे 84 mg आ रहा है, नो ग्लूकोज विल बी एक्सक्रीटेड आउट, इसको देखेंगे थोड़ा आराम से। ठीक है, इफ़ यू वांट टू नो दैट, अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन देख के समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको, मैं देखूंगी किसी क्लास में, या फिर एंड में इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म गिफ्ट यूज्ड इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, यानी कि जो ART होते हैं, ART के अंडर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे गिफ्ट ही सिर्फ पूछा हुआ है, लेकिन आपके मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि इसमें देखो सबसे पहले आ जाता है आपका टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम होता है। उसके बाद में दूसरा जो है वो आ जाता है आपका गिफ्ट, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका ICSI होता है। ठीक है, ICSI। और फोर्थ नंबर पे जो आ जाता है आपका, वो होता है यहाँ पर AI टेक्निक, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक होती है। तो देखो, जो सबसे पहला वाला है, मतलब कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंडर में ही आता है। इसमें क्या होता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि IVF। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख रहा है, ये IVF होगा, ये IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर।
और इस केस में क्या होता है कि एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स जो होती है इज ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिफ्ट बोलते हैं, ZIFT, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप ट्रांसफ़र किसको कर रहे हो, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो वो भी किस स्टेज तक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। एम्ब्रियो होती है जो कि अप टू 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज तक की होती है, ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब, और इसका फुल फॉर्म क्या है, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। जाइगोट, जिफ्ट का फुल फॉर्म लिख लीजिए, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। इफ द एम्ब्रियो इज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर देन इट इज ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस। और अगर एम्ब्रियो जो है वो 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा की कंडीशन में है, ठीक है, जैसे देखो जाइगोट था, जाइगोट कैसा है, यूनिसेल्ड है, मतलब सिंगल सेल का है। जाइगोट से फिर 2 सेल्ड, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल बनेगा, और 8 से 16 बनेगा, ठीक है। तो 16 यानी कि मोरूला वाली जब कंडीशन आ जाएगी तो आपका जो है जाइगोट वो डायरेक्टली कहाँ पे, यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं IUT, ठीक है। क्या बोला जाता है वो, IUT, यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, लिख लो इसको। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मतलब क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड मतलब कि सहायता कर रहा है किस चीज़ में, रिप्रोडक्शन को मतलब प्रमोट करने में। जैसे कुछ लोगों में इनफर्टिलिटी की सिचुएशंस आ जाती हैं, मतलब या तो कंसीव नहीं हो पाता है, या तो टाइम पे ओवुलेशन नहीं हो पाता है, या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ यानी कि ART, सबसे पहले तो आपको इसका ही फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कई बार पूछा गया है ये, ठीक है। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ में हमारे पास सबसे पहला जो आता है वो आता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इन द सेंस कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है मेल और फीमेल गैमीट का आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस एज दैट इन द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद में जब एम्ब्रियो ग्रो कर जाता है, वो 8 ब्लास्टोमेयर तक की स्टेज पे पहुंच जाता है, तो उसको क्या करते हैं, उसको फिर मतलब फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जिफ्ट, ठीक है। क्या बोला जाता है वो, जिफ्ट, यानी कि जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। कब, जब एम्ब्रियो सिर्फ कितना डेवलप हुआ है, 8 ब्लास्टोमेयर तक की स्टेज पे डेवलप हुआ है, तो उसको जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा। इंट्रा मतलब कि उसमें अंदर, ठीक है, इंटर मत लगाना, इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन द फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में किसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जाइगोट को। कितने स्टेजेस तक का है वो, 8 ब्लास्टोमेयर तक के स्टेज का है। उसके बाद में अगर वो 8 से जो है वो ज़्यादा का हो जाता है, यानी कि 16 सेल्ड स्टेज जो हो जाती है, वो क्या कहलाती है, मोरूला कहलाती है, ठीक है। तो अगर वो मोरूला बन गया है तो फाइनली उसको फिर यूट्रस, फिर उसको फेलोपियन ट्यूब में ले जाने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि फिर उसको हम डायरेक्ट कहाँ पे, यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपका आंसर आपने क्या लगाना है, IUT। IUT का फुल फॉर्म जो है वो क्या आता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, मोर देन 8 इंट्रा यूटेराइन, अप टू 8 जिफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी किसकी खत्म हुई, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम की खत्म हुई। उसके बाद में कई बार ये होता है कि गैमीट, मतलब कि जो जिफ्ट होता है, यहाँ पे जो GIFT दिया हुआ है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देखो क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। मतलब यहाँ पे सीधे गैमीट को ही ट्रांसफर किया जा रहा है। तो दिस मेथड इज यूज्ड इन फीमेल्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा, ठीक है, जो प्रॉपरली ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, बट ये है कि हाँ, दे कैन प्रोवाइड अ सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन द ओविडक्ट्स। तो उन कंडीशंस में क्या होता है कि मतलब जिनको सिर्फ ओवुलेशन या प्रॉपर ओवा नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हैं, तो उस कंडीशन में गिफ्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इन दिस टेक्निक बोथ स्पर्म एंड ओवम फ्रॉम द डोनर, फीमेल का ओवम ले लेते हैं, मतलब किसी का तो ओवम लोगे ना, अगर आपका ओवम नहीं पर्टिकुलरली काम कर पा रहा है, तो जो डोनर मदर है, जो मतलब डोनर फीमेल है, उसका ओवम लेकर के और स्पर्म लेकर के इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल, फिर उसको फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओवम फॉर फर्टिलाइजेशन, और फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो गिफ्ट जो है उस कंडीशन में होगा जब फीमेल ओवा ठीक से नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका तीसरा वाला जो है ये ICSI होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक चीज़ तुमने नोटिस की, हर जगह इंट्रा टर्म ही यूज़ हो रही है, ठीक है, ये देख लो,
यहाँ भी क्या है, इंट्रा यूज हो रहा है, यहाँ भी इंट्रा है, हर जगह इंट्रा है। इंटर कभी मत मार्क करके आना, अगर ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए देता है तो ये चीज़ थोड़ा सा मतलब एक की पॉइंट तो तुम यहाँ से ध्यान रखो। बाकी ICSI क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें होता क्या है कि इन दिस टेक्निक स्पर्म, जो स्पर्म होता है, इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट क्या है, स्पर्म को इंजेक्ट करवाया जाता है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी। मतलब ये भी कैसा है, इन विट्रो कल्चर है, ठीक है। द एम्ब्रियो इज लेटर ट्रांसफर्ड बाय, फिर जब वो एम्ब्रियो थोड़ा सा डेवलप कर जाता है तो उसको फिर बाद में या तो 8 ब्लास्टोमेयर तक की स्टेज में जिफ्ट के थ्रू मतलब वुमेन में वो करवा देंगे इंसर्ट, और या तो फिर IUT यानी कि इंट्रा यूटेराइन मतलब ट्रांसफर के थ्रू उसके यूट्रस में ही क्या कराया जाएगा, मतलब कि ट्रांसफर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक उस केस में होता है जहाँ पर स्पर्म जो है वो डायरेक्टली ओवम में किया जाता है। उसके बाद में आता है हमारा फोर्थ वाला, जो कि क्या है, AI वो वाला नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, यह है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस कंडीशन में ये होता है कि मतलब कुछ मेल्स जो होते हैं उनका स्पर्म जो है वो मतलब या तो स्पर्म काउंट बहुत कम होता है या तो फिर वो हेल्दी नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में ये चीज़ करनी पड़ती है। दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन द हस्बैंड इज ईदर अनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल और हैज़ वेरी लो स्पर्म काउंट्स, ठीक है। इन द इजैकुलेशन में उसके स्पर्म काउंट जो है वो बहुत कम होते हैं। इन दिस टेक्निक सीमेन कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर, ठीक है। विक्की डोनर मूवी देखी होगी तो पता होगा कि फ्रॉम अ हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना और इनटू द यूटरस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल करवाया जाता है। तो ये सारी कुछ मतलब ARTs थी जो मुझे लगा कि हाँ इंपॉर्टेंट हैं, और डेफिनेटली दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स वाई आई विल डिस्कस विद यू। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर और द वुमेन हर सेल्फ इज मिक्सड विद स्पर्म्स एंड इज ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द रेसिपिएंट और वुमेन सेल्फ। इट इज यूज्ड इन केस वेयर अ फीमेल इज अनेबल टू प्रोड्यूस एन ओवम बट कैन प्रोवाइड अ प्रॉपर इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ स्पर्म डिसफंक्शन, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे ऑप्शन B होगा, मतलब B भी अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि यहाँ पे ट्यूब नहीं होगा, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ही होता है, ठीक है। इसका GIFT, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि फेलोपियन तो है, मतलब फेलोपियन ट्यूब कह भी सकते हो, लेकिन चलो ठीक है, तुम ध्यान रखना इस चीज़ को थोड़ा सा। नो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ 2,3-BPG, ठीक है, 2,3-BPG या फिर इसको कई जगहों पे 2,3-DPG भी लिख रखा है, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट या फिर डाइफॉस्फोग्लिसरेट करके बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। तो फिर इसके लिए देखो आपको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो रही होंगी। तो वहाँ पे देखो पहले, सबसे पहले हम लोग एक बार ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखो ये है मतलब फाइनली आपका जो भी है डायग्राम यहाँ पे है, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mmHg, और फिर इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या है, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, HB लिखा है मैंने इन शॉर्ट, ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। और इस साइड में ये है। उसके बाद देखो ये जो आपको पिंक कलर से दिखाई दे रही होगी लाइन, आई होप की विजिबिलिटी क्लियर है। पिंक कलर से ये जो लाइन दिख रही है ये क्या है, आपका नॉर्मल कर्व, जो कि कैसा है, शेप कैसी है इसकी, सिग्मॉइड कर्व है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखो यहाँ पे दो कंडीशंस निकल के आती हैं। अगर तो ये कर्व जो है वो राइट शिफ्ट हो जाता है तो क्या कंडीशन निकल के आती है, क्या क्या मतलब क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे हैं जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के फॉर्म में। और अगर ये कर्व जो है ये थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, लेफ्ट, ये देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है और इधर ये राइट शिफ्ट हो रहा है, ये लाइट ग्रीन कलर से जो है ये राइट शिफ्ट हो रहा है। ये कंडीशन कहाँ पे, टिश्यूज में देखने को मिलती है। और जो राइट लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो फिर ये कहाँ पे है, आपके एल्वियोलाई में है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि राइट शिफ्ट में, क्योंकि मैक्सिमम मतलब क्वेश्चंस दोनों से पूछे जाते हैं लेकिन राइट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, अगर राइट शिफ्ट हो रहा है ये तो आपका पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन के साथ इसका जो एसोसिएशन है वो क्या है, घट जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के साथ में घट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में CO2 के साथ बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई एक के साथ घट रहा है तो दूसरे के साथ बढ़ेगा, इतना तो श्योर है। तो ये जो डाउनवर्ड एरो है ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के साथ घट रहा है लेकिन CO2 के साथ में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर H+ कंसंट्रेशन, ठीक है, H+ कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है, यानी कि जो मतलब
H प्लस कंसनट्रेशन है, यानी कि pH स्केल आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है, बीच में 7 होता है, इधर पे ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, मतलब ये जा रहा है। तो कह रहा है कि H प्लस कंसनट्रेशन घट रहा है, यानी कि pH जो है वो H प्लस इस तरफ को बढ़ रहा है ना। H प्लस कंसनट्रेशन घटने का मतलब क्या है, ये नंबर इस तरफ को आ रहे हैं, तो यानी कि डिक्रीज इन pH में जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एसिडिटी बढ़ रही है। यहाँ पे pH डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एसिडिटी बढ़ रही है। और इधर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये देखो इधर है, ये क्या है, एसिडिक है, और इधर क्या है, बेसिक होता है, और फिर ये बीच में 7 होता है, जो कि क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आप बताना मुझे न्यूट्रल pH किसका होता है। और साथ ही साथ बॉडी टेम्परेचर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन 2-3 DPG, या फिर इसी को इंक्रीज इन 2-3 DPG, या फिर इसी को हम लोग BPG भी लिखते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया वो BPG लिखा हुआ है। तो ये क्या कहलाता है, ये डाइफॉस्फोग्लिसरेट है। और ये है क्या, क्या मतलब देखा ही होगा अगर आपने ग्लाइकोलिसिस अच्छे से पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो ये क्या है, इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट इन ग्लाइकोलिसिस, जो कि क्या है 2-3 DPG या फिर 2-3 BPG। तो कर्व किधर शिफ्ट हो रहा है, राइट शिफ्ट हो रहा है, राइट शिफ्ट हो रहा है, तो लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर विद CO2, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। डिक्रीज इन pH हो रहा है, यानी कि एसिडिटी बढ़ रही है, बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, वैसे बोलते हैं कि R से राइट शिफ्ट हो रहा है, तो राइट शिफ्ट हो रहा है तो मतलब सीधी सी बात है, CO2 के लिए एफिनिटी बढ़ रही है, ठीक है। ये क्या है, एफिनिटी टुवर्ड्स द CO2, ये क्या हो रही है, टुवर्ड्स CO2, ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है, H से हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है, T से टेम्परेचर बढ़ रहा है, G मतलब 2-3 BPG भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब चीज़ों को आप कोरिलेट करके याद कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा जूम कर दूँ, नहीं ये मैक्सिमम है, चलो ठीक है। अगर ये लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो लेफ्ट शिफ्ट के कंडीशन में भाई ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी बढ़ेगी, तो जब ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। pH यहाँ पे बढ़ रहा है, pH बढ़ रहा है, यानी कि बेसिसिटी की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है, बेसिक अल्कलाइन की तरफ बढ़ रहा है, और लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना थोड़ा सा, इसमें pH वाले में ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। ऐसे याद रखो कि तुम इधर एसिडिटी लिख लो, ठीक है, एसिडिटी लिख लोगे तो सीधी सी बात है कि एसिडिटी किधर से, 7 से इस तरफ में आ रही है ना, यानी कि कंडीशन जो है वो लो pH की तरफ क्या हो रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। इधर लो pH की तरफ में चीज़ें जो है वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, इस तरीके से याद कर लो। बाकी मैं एक बार मतलब बुक के थ्रू भी तुम्हें दिखा देती हूँ, तो तुम्हें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखो, ये वही ग्राफ है, ठीक है, क्या है ये, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। इधर ये क्या है, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये एक्स एक्सिस आ जाती है आपकी, ये कैसी हो जाती है, वाई एक्सिस। यहाँ पर भी ये देखो, ये बीच वाली जो लाइन ऐसे जा रही है, ये क्या है आपकी नॉर्मल वाली, जो सिग्मोइड वाली है, ठीक है, ये नॉर्मल कर्व है। उसके बाद में अगर ये राइट को शिफ्ट हो जा रही है तो शिफ्ट टू राइट है, और अगर ये वाली है जो हल्की हल्की ऐसे दिख रही है, ये शिफ्ट टू लेफ्ट हो जाती है। अब यहाँ पे देखो कंडीशंस क्या क्या निकल के आती हैं। अगर शिफ्ट टू राइट है, अगर राइट को शिफ्ट हो रहा है तो शिफ्ट टू राइट में क्या है, द ऑक्सीजन होमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज शिफ्टेड टू राइट। अब राइट में शिफ्ट हो रहा है तो कंडीशंस क्या क्या है, इसी कंडीशंस पे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो क्या हो रहा है, राइट की तरफ में घट जाएगा। क्यों, क्योंकि राइट की तरफ वाला देखो काम ये कहाँ पे हो रहा है, ये आपके टिश्यूज़ में हो रहा है। तो टिश्यूज़ में आपके ऑक्सीजन ज़्यादा है या CO2 ज़्यादा है, खुद लगाओ ना कॉमन सेंस। टिश्यूज़ में CO2 ज़्यादा है, तो यानी कि पार्शियल प्रेशर जो है वो CO2 के लिए क्या हो जा रहा है, यहाँ पे बढ़ जा रहा है, और ऑक्सीजन के लिए घट जा रहा है। तो इसके लिए घट गया, और फिर इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे बढ़ जा रहा है। उसके बाद में इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, H प्लस जो है कंसंट्रेशन वो क्या है, बढ़ जा रहा है, यानी कि pH जो है वो क्या हो रहा है, pH कैसा हो रहा है, लो हो रहा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लो pH होगा यहाँ पे। लो pH का मतलब क्या है कि यहाँ पे एसिडिटी की कंडीशन क्रिएट हो रही है। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर हो जा रहा है, साथ में एक्सेस ऑफ 2-3 DPG या फिर BPG, जो कि क्या है, बाय प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। उसके बाद में अगर ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है, आपका कर्व जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि ये बात किसकी हो रही है, एल्वियोलाई की बात हो रही है ना, ठीक है, एल्वियोलाई। तो यहाँ पे देखो क्या कंडीशंस निकल के आती हैं, यहाँ पे है कि इन द फेटल ब्लड, बिकॉज फेटल हीमोग्लोबिन हैज़ मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन द एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है।
डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, H+ का कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, जस्ट अपोजिट कंडीशन है। यहाँ पे H+ बढ़ रहा था, यहाँ पे H+ क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। लो pH था यहाँ पर कैसा हो जाएगा, हाई pH हो जाएगा। हाई pH का मतलब कि ये जो स्केल थी 7 से इधर की तरफ बढ़ रहा है ना, तो यानी कि मतलब कि ये बेसिक कंडीशन की तरफ में चीज़ें जो हैं वो जा रही हैं। उसके बाद में डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, भाई सीधी सी बात है, ऑक्सीजन के लिए बढ़ रहा है तो CO2 के लिए ही क्या होगा, घटेगा, क्योंकि अल्वेओलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और CO2 जो है वो कम होता है। तो आई होप कि चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई। बाकी यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि शिफ्टिंग ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट बाय इंक्रीजिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज बोहर्स इफेक्ट सीन इन टिश्यू कैपिलरीज, ठीक है। तो आई होप कि मैं आपको ये चीज़ अच्छे से समझा सकी। इसको 2-3 बार अगर आप बच्चे लिख के देख लेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको भी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, जब राइट शिफ्ट हो रहा है तो डिक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन, मतलब कि ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के लिए वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 2,3-BPG bind only deoxyhemoglobin. It decreases the oxygen affinity for hemoglobin. 2,3-BPG is an important modifier of RBC oxygen delivery, ठीक है। 2,3-BPG bind with beta subunit of hemoglobin and forms bridge with lysine and histidine residues to decrease its affinity to oxygen, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से पॉज करके इसको लिख लो तो, ठीक है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये चीज़। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि ऑक्सीजन होल ओवर अंटार्कटिका इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 2 पोल है ना हमारे, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल ग्लोब अगर पढ़ा है तो अच्छे से याद होगा कि एक होता है नॉर्थ पोल, ठीक है, एक होता है साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्कटिक बोलते हैं। साउथ वाला जो होता है वो क्या होता है, अंटार्कटिक होता है। अंटार्कटिक या अंटार्कटिका बोलते हैं। तो इसमें होल हो रहा था ना, ओजोन होल क्रिएट हो रहा था। तो क्यों हो रहा था भाई, सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये कंडीशंस क्रिएट हो रही थी। और ग्लोबल वार्मिंग के जो मेन कॉज हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या रीजंस, पॉसिबल रीजंस हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न था वो क्या था, मतलब कि ओजोन डिप्लीशन था। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका वो सीधे सीधे क्या है आपका, डी ऑप्शन निकल के आ रहा है, ठीक है। द होल इन द ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय एयर पोल्यूटेंट्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC कंटेन क्लोरीन एटम्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग ओजोन। Ground level ozone is colorless for highly irritating gas that forms just above the earth surface. It is called secondary pollutant, ठीक है। It produce 2 primary pollutants, sunlight and stagnant air. Next है क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स दैट ग्रोथ इज डिक्टेटेड नॉट बाय द टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज बट बाय द स्कैरेस्ट। स्कैरेस्ट मतलब होता है कि जो सबसे कम होता है, ठीक है, सबसे कम है, लेकिन फिर भी क्या है, उसकी नेसेसिटी ज़रूरी है। अब जैसे सपोज करो कि सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ, तुम चाय बना रहे हो, ठीक है। चाय बनाने में तुम्हें मतलब अगर तुम्हें अच्छा फ्लेवर चाहिए तो तुम्हें इलायची जो है वो उतनी अमाउंट में नहीं डाली जाती जितने अमाउंट में पानी या दूध डाला जाता है, ठीक है। उसकी एक लिटिल क्वांटिटी ही जो है वो क्या है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल कर देती है। तो कहने का मतलब बस यहाँ पे इतना ही है कि कह रहा है कि कौन सा लॉ है जो ये कहता है कि ग्रोथ जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं तो उसी से ग्रोथ हो जाएगी। उसमें अगर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी कम कम मात्रा में भी ज़रूरत है और वो ज़रूरत है उसके प्लांट के लिए, तो उसकी कमी जो है वो मतलब कमी को कोई और भरपाई मतलब उसकी नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है, जैसे तुम खाना बनाते हो तो खाने में नमक जो है वो उतना नहीं पड़ता है जितना तुमने मतलब सब्जी डाली है और सारी चीज़ें डाली हैं। नमक जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो उसी तरीके से ये चीज़ है। तो ये कहलाता था लॉ ऑफ मिनिमम, या फिर इसको लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना डिटेल से, तो तुम्हें अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि लॉ ऑफ मिनिमम इज स्टेट दैट ग्रोथ इज डिक्टेटेड नॉट बाय टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल
मतलब सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो ज़रूरी नहीं कि हाँ वो प्लांट ग्रो कर जाएगा। उसमें अगर किसी चीज़ की थोड़ी सी भी मतलब क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है तो वो जब तक नहीं पूरी होगी तब तक वो उसका ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं है। बट बाय द स्कैरेस्ट रिसोर्सेज मतलब कि लिमिटेड फैक्टर्स हो जाएंगे। दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट स्टेटेड बाय जे वॉन लिविंग सर ने दिया था 1840 में दिया था, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ एन organism may be depend on a number of different factors while the growth is controlled by easily available resources. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। ये देखो फिर से मतलब अगर इस पेपर में इन्होंने एक काम अच्छा किया है कि जो चैप्टर पकड़ा है उसके एक दो क्वेश्चंस को मतलब अच्छे से कैरी किया है। तो जिस भी मतलब जो भी मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम कितने टोटल हैं मतलब टोटल दोनों एनसीईआरटी मिला लो तो 38 चैप्टर है। मैं नहीं कह रही कि तुम 38 के 38 पढ़ो, तुम 36 भी मतलब 36 पढ़ो, 35 पढ़ो, 30 पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ताकि उससे अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें मिले ना तो तुम्हें एटलीस्ट यार एग्जामिनेशन हॉल में ये अफसोस ना हो कि यार मैंने पढ़ा तो था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, यार मैं कन्फ्यूज़ हो गया। इस तरीके से पढ़ो कि हाँ मान लो तुमने 4 चैप्टर छोड़ भी दिए, 8 चैप्टर छोड़ भी दिए, डजेंट मैटर, बट जितना पढ़ा है ना उतना तुम्हारा सॉलिड होना चाहिए। सो हेयर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि in Zift, up to what cleavage stage the fertilized ovum can be transferred into fallopian tube? तो मैंने तुम्हें बताया ही था कि fallopian tube में अप टू 8 ब्लास्टोमेयर तक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद में फिर अगर इससे ज़्यादा होता है, 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा होता है मोर देन, तो कहाँ पे यूट्रस में आ जाएगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर में आ जाएगा। तो अब 8 ब्लास्टोमेयर की बात कर रहा है तो यानी कि देखो तो यहाँ पे देखो तुम्हें क्लीवेज दे करके पूछा है। अब सबसे पहले तुम ध्यान दो यहाँ पे ये क्या है, हमारा जाइगोट है, ठीक है। सब मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद फाइनली जाइगोट है। ये कैसा है, सिंगल सेल्ड है। जाइगोट में जब देखो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट डिवीजन हो रहा है, जाइगोट में जब आपका ये फर्स्ट क्लीवेज होगा, ठीक है, फर्स्ट क्लीवेज होगा तो 1 से 2 सेल बन जाएंगी। जब पहला क्लीवेज हुआ तो 1 से 2 सेल बन गई, ठीक है, ये 2 सेल्ड स्टेज हो गई। उसके बाद में 2 से फिर कितनी बनेंगी, 4 सेल बनेंगी। तो ये कैसा हो गया, आपका सेकेंड क्लीवेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड क्लीवेज में आपका 4 सेल्ड स्टेज बन आ जाता है, ठीक है, 4 सेल्ड कंडीशन हो गई। फिर 4 किस में चेंज हो जाएंगी, 8 सेल्ड में आ जाएंगी। तो ये कैसा है, आपका थर्ड क्लीवेज कहलाएगा ना। ये थर्ड क्लीवेज में कितने हैं, 8 सेल्ड स्टेज जो है वो बन जा रही है। और 8 से जब फिर फर्दर जो है वो कितनी बनती हैं, 16 बनती हैं, ठीक है। इस तरीके से मतलब तुम कर लो, इसमें कितनी आ जाएंगी, मतलब ऐसे कर लो तो ये कितनी हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी। तो ये कैसा कौन सा वाला क्लीवेज हो जाएगा, ये फिर आपका फोर्थ क्लीवेज हो जाएगा। और 16 सेल्ड स्टेज जो है वो क्या कहलाती है, मोरूला कहलाएगा ना। ये मोरूला वाली स्टेज आ जाती है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर यह है कि हमें ट्रांसफर करना कहाँ पे है, हमें जाइगोट में करना है। जाइगोट में अप टू 8 ब्लास्टोमेयर यानी कि 8 सेल्ड स्टेज करना है। और 8 सेल्ड स्टेज पे जो हमारी कंडीशन आ रही है वो कौन सी आ रही है, थर्ड क्लीवेज की आ रही है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, थर्ड क्लीवेज आ जाएगा, ठीक है। In zygote, intrafallopian transfer, the fertilized ovum or zygote is typically transferred into the fallopian tube to up to the third cleavage stage, ठीक है। और ये फोर्थ क्लीवेज वाला अगर जब पूछेगा तुमसे तो तुम आंसर क्या लगा के आओगे, ठीक है। ध्यान रखना इसको, IUT मतलब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर होगा, ठीक है बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। अगेन ये क्वेश्चन उसी चैप्टर से है, मतलब उसका अगला वाला चैप्टर जो है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अब इसमें भी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तुमसे एक बार थोड़ा सा क्विक उसमें डिस्कस कर लेती हूँ। ये मत देखो कि हाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो रहे हैं, ये देखो कि तुम्हें हर क्वेश्चन में तुम्हें कितना भर भर के तुम्हें कॉन्सेप्ट मिल रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ पे तुम फोकस करो। तो कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस IUD वगैरह की बात करते हैं। और मतलब इसमें भी नॉन मेडिकेटेड होती हैं, हार्मोनल होती हैं, कॉपर रिलीजिंग होती हैं, ऐसे मतलब बहुत सारी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके अंडर में आती हैं, ये बैरियर मेथड्स में आती हैं, ठीक है। तो बैरियर मेथड में देखो सबसे जो बेसिक होता है वो तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्या है, वो कॉन्डोम्स है, ठीक है। कॉन्डोम्स आर द बैरियर्स मेड अप ऑफ थिन रबर और लेटेक्स शीट दैट आर यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल और vagina and the cervix in the female just before coitus so that ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract, ठीक है। this can prevent conception। और बाकी निरोध वगैरह जो है ये सब मतलब पॉपुलर नेम थे, ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। अगर फीमेल कॉन्डम की आपसे बात करता है कि फीमेल कॉन्डम का नाम क्या है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेमीडोम्स बोलते हैं, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फेमीडोम्स कहलाता है फीमेल कॉन्डम। उसके बाद में आता है डायफ्रम्स,
ठीक है। डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स, ये सब भी क्या है, एक मतलब बैरियर के तौर पे यूज करते हैं। आर ऑल्सो बैरियर्स मेड अप ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। दे आर रीयूजेबल। तो अगर आपसे ये चीज़ें पूछे कि डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट ये मतलब किसके लिए हैं, तो ये फीमेल के लिए होते हैं। और ये करते क्या हैं, सो दे प्रिवेंट द कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। एंट्री ऑफ स्पर्म को कहाँ पर रोक देते हैं, सर्विक्स रीजन पे ही रोक देते हैं। और ये रीयूजेबल होते हैं। उसके बाद में आते हैं केमिकल मेथड्स की। अगर बात करते हैं तो केमिकल मेथड में बहुत सारे स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आती हैं, जेलीज आ जाती हैं, फॉर्म्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट वाला, जो कि क्या है आपके IUCDs। ठीक है, IUCDs का मतलब इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इसका फुल फॉर्म भी लिख लो। तो ये देखो मैंने तुम्हारे लिख भी दिया है। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में जो है वो क्या क्या आ जाते हैं आपके इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में, IUCDs में। इसमें 3 तरीके की होती हैं, नॉन मेडिकेटेड होती हैं, नॉन मेडिकेटेड IUCDs आ जाती हैं, हार्मोन रिलीजिंग IUCDs हो जाती हैं, और थर्ड वाली जो है वो कॉपर रिलीजिंग IUCDs हो जाती हैं। नॉन मेडिकेटेड की अगर मैं बात करूँ तो लिप्स लूप आता है। ठीक है, LIPPES लिप्स लूप जो है ये कैसा है, नॉन मेडिकेटेड है, याद रखिएगा इसको। फिर हार्मोन रिलीजिंग की बात करें तो LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट, ये दोनों कैसी हैं, हार्मोन रिलीजिंग आ जाती हैं। उसके बाद में कॉपर-टी वाली की बात करते हैं, मतलब जो कॉपर रिलीजिंग वाली हैं, तो एक तो कॉमन है कॉपर-टी जो आप सभी को पता है, एक होता है कॉपर-7 भी होता है, और उसी के साथ में आ जाता है कॉपर वाले में मल्टीलोड 375। तो ये 3 के तीनों कैसी हैं, ये कॉपर रिलीजिंग आ जाती हैं। और फिर बाकी अगर बैरियर्स में देखा जाए तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह भी आ जाती हैं, जिसमें मतलब सहेली वगैरह ये सारी तो तुम्हें पता ही हैं, और हार्मोन इंजेक्शंस वगैरह भी हैं, तो वो सब तुम देख लेना। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो फाइनली तुम्हारा आंसर निकल के आता है वो क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका मल्टीलोड 375 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है ये क्या है, करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन इससे पहले भी पिछले वाले पेपर में आया हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ पे तुम्हें फिर से इसको एक्सप्लेन किया है। देखो क्या कह रहा है कि मल्टीलोड 375 क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। इट रिलीजेस अ हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो ये भी ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन, which make uterus unsuitable for the sperm and kill them. It consists of a small plastic rod wound with copper wire. It is provided with 2 flexible plastic arms releasing copper ions and prevent contraception। मतलब कुछ इस तरीके से होती है, मैंने बताया था ना। और यहाँ पे मतलब वो लगा होता है इस तरीके से, तो ये ऐसा है कुछ, देखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा का मेजर कॉज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग ही होता है। और बाकी बायोटेक में देखा ही होगा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जीन जो है वो, उसको क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि देखो, एम्फाइसीमा इज अ लंग डिजीज इन विच एयर स्पेस ऑफ लंग आर परमानेंटली enlarged with the destruction of their वॉल्स एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, वॉल्स की जो है इलास्टिसिटी वो कम हो जाती है, सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाता है। एम्फाइसीमा इज वन ऑफ द डिजीज दैट कंप्राइजेस COPD, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। ये 2 तरीके की डिजीजेज होती हैं। तो क्रोनिक का मतलब क्या होता है कि जो लंबे समय से चली आ रही है। एम्फाइसीमा इज अ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दैट कॉजेज इरिवर्सिबल लंग डैमेज। ठीक है, लंग डैमेज हो जाती है, वो रिवर्सिबल नहीं है कि अब उसको तुम सही कर सकते हो। एंड मेक्स ब्रीदिंग डिफिकल्ट। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द परमानेंट इनलार्जमेंट ऑफ द लंग्स एयर स्पेसेस। द मोस्ट कॉमन कॉज इज लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हार्मफुल एयरबोर्न सब्सटेंसेस सच एज फ्रॉम, मतलब सच एज किस फॉर्म में हो सकता है, स्मोकिंग या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशंस। और होता क्या है कि रेयर इनहेरिटेड कंडीशन कॉल्ड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, मतलब जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जीन होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जीन इसी की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी होने लगती है। इसीलिए बायोटेक में जो है ये उसको मतलब क्या किया जा रहा है, बायोटेक के थ्रू इसको कल्चर किया जा रहा है, ताकि क्या किया जा सके, उन लोगों को जो एम्फाइसीमा के पेशेंट्स हैं उनको क्योर किया जा सके। ठीक है, बाकी इसके सिम्टम्स में वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो आप देख लीजिएगा खुद से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44, हु इन्वेंटेड द टेक्निक ऑफ टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म में जो इसके वो हैं वो पंचानन महेश्वरी हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर।
Panchanan Maheshwari was an prominent Indian botanist, and he was known for his discovery in the test tube fertilization या in vitro fertilization in angiosperms में. It is a type of in vitro fertilization where female gamete and male gamete fuses. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ प्लेट्यू इन द फोर्थ फेज ऑफ सिग्मोइड ग्रोथ कर्व. सिग्मोइड ग्रोथ कर्व जो है उसके फोर्थ फेज में मतलब क्या आता है, तो अगर आपने देखा होगा इस तरीके से, तो लैग होता है, फिर लॉग फेज होता है, मतलब फिर इस तरीके से चीज़ें, तो फाइनली जो है वो क्या है, एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है ना, तो रिसोर्सेज क्या है वहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, ये चीज़ हो जाएगी. बाकी एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि बहुत टाइम लग गया है ऑलरेडी. देखेंगे कभी और इकोलॉजी की इसमें पढ़ेंगे डिटेल में तो देख लेंगे वहाँ पे. प्लेटू इज द फोर्थ फेज ऑफ द सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, ऑल्सो नोन एज स्टेशनरी फेज, कैन अकर ड्यू टू फैक्टर सच एज रिसोर्स लिमिटेशन, accumulation of waste products and the onset of negative feedback mechanism regulating growth. Next है क्वेश्चन नंबर 46, in an ecological succession which of the following is generally a K selected species. ठीक है, इकोलॉजी के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए यहाँ पर. तो जो K selected species हैं वो क्या होती हैं, तो देखो K selected का मतलब ये होता है कि K selected species are generally the ones that appear later in the process, जो कि मतलब सक्सेशन के प्रोसेस में बाद में आती हैं. एज दे आर अडोप्टेड टू स्टेबल रिसोर्स, मतलब एज दे आर अडोप्टेड टू स्टेबल मतलब लेट में आती हैं लेकिन उनमें स्टेबिलिटी आ जाती है, रिसोर्स रिच इन्वायरमेंट मिलता है, एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक स्लोली ग्रोथ होती है, लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है और हाई पेरेंटल केयर होता है. ठीक है, के सिलेक्टेड आर सिलेक्टेड आपने पढ़ा भी होगा, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. अब इसमें देखो जैसे पायोनियर स्पीशीज़ क्या होती हैं, द फर्स्ट स्पीशीज़ टू कॉलोनाइज एन एरिया ऑफन आर सेलेक्टेड स्पीशीज़. वो कैसी होती हैं, आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ होती हैं. तो यहाँ पर के सिलेक्टेड है, तो के सिलेक्टेड कौन सी हो गई, मतलब कि जो कि क्या आ रही हैं फाइनली, मतलब जब वहाँ पे क्लाइमेक्स जो है वो रीच हो जा रहा है वहाँ पे. तो पायोनियर क्या है, फर्स्ट स्पीशीज टू कॉलोनाइज एन एरिया ऑफन कैसी हैं वो, आर सिलेक्टेड स्पीशीज, कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ग्रोथ होता है, हाई रिप्रोडक्टिव रेट होता है, एंड द एबिलिटी टू कॉलोनाइज क्विकली. और उसके बाद में के सिलेक्टेड की बात करते हैं, तो दीज स्पीशीज विच अपीयर लेटर इन सक्सेशन, जो कि सक्सेशन में लेटर आती हैं, एंड अडेप्टेड टू स्टेबल और रिसोर्स रिच होती हैं. जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो लॉन्गर लाइफ स्पैन हो गया, स्लो ग्रोथ रेट हो गया, लोअर रिप्रोडक्टिव रेट होता है, मतलब कुछ बच्चे ही पैदा करते हैं वो. आर सेलेक्टेड में देखो जैसे ये सब मक्खी वगैरह है ना, इन सब में मक्खी मच्छर इनके कितना ज़्यादा हाई रिप्रोडक्टिव रेट होता है लेकिन कुछ ही बच्चे बच पाते हैं इस तरीके से. और जो के सेलेक्टेड हैं वो हाई पेरेंटल केयर होता है, स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर्स फॉर रिसोर्सेज हो जाते हैं. जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो लार्ज मैमल हो जाते हैं, लाइक जैसे कि एलिफेंट हो गया, हॉर्स हो गया, प्राइमेट, बर्ड, लार्जर ट्रीज, ये सारे जो हैं वो किस में आ जाते हैं आपके आर सेलेक्टेड में. तो लार्जर ट्रीज क्या है, क्लाइमेक्स का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए आ जाएगा. और बाकी आर वाले जो हैं वो कैसे होते हैं बेचारे, वो अनस्टेबल इन्वायरमेंट में रहते हैं, रैपिड ग्रोथ, हाई रिप्रोडक्टिव रेट, तो मतलब यही सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाएंगी. के सिलेक्टेड स्पीशीज fluctuate at or near the carrying capacity of the environment. Climax species, plant species that are germinate and growth with limited resources. Ecological succession is the process by which mix of species and habitat, ये सब छोड़ो बाद में देखेंगे. 47 है, in algae fusion between one large, एक लार्ज है नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट है और एक स्मॉलर मोटाइल है, तो उसको क्या कहेगा वो, एनाइसोगैमस कहलाएगा ना. नहीं, एक सेकेंड, एनाइसोगैमस नहीं होगा, वो ऊगैमस में आएगा. क्यों, क्योंकि जो मतलब फीमेल है वो कैसी है, नॉन मोटाइल है ना, तो नॉन मोटाइल वाली कंडीशन में आपका आंसर क्या आ जाता है निकल के, ऊगैमस आ जाएगा. ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. एनाइसोगैमस में दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं. ओगैमस रिप्रोडक्शन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मैनी एल्गल स्पीशीज में ही देखने को मिलता है, इन विच फीमेल गैमीट आर नॉन मोटाइल एंड बिग साइज. ह्यूमन बींग्स में भी क्या है, हम लोगों में भी तो ओगैमस ही हो रहा है. ओवम क्या है, ओवम कहीं थोड़ी ना मूव करके जाता है, स्पर्म्स ही आते हैं जो इसको फर्टिलाइज करते हैं. while male gamete is tiny motile fertilize and forms egg that give rise to the new organism. Next है क्वेश्चन नंबर 48, enzyme glucose oxidase is commonly used in glucose estimation. It is derived from which of the following organism. तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम है, वो किससे मिल रहा है, वो फंजाई से है. ग्लूकोज ऑक्सीडेज इज ए ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम with many important role in biological processes. It is produced only by fungi and insect. Important one.
ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट फॉर्मेशंस इज कॉमन इन द कैटाबोलिक पाथवे ऑफ फैट, प्रोटीन और कार्ब। तो फैट, प्रोटीन और कार्ब, इन सब के लिए जो पाथवे है वो क्या आ जाता है आपका, एसिटिल कोएंजाइम हो जाएगा ना, बी ऑप्शन। देखो कैसे, एसिटिल कोएंजाइम इज अ मॉलिक्यूल दैट पार्टिसिपेट इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस इन प्रोटीन, कार्ब एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। इट प्रोवाइड एसिटिल ग्रुप फॉर एनर्जी सिंथेसिस इन Krebs cycle, forms Krebs cycle acetyl carbon liberated as CO2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर विद और विदाउट अ सेल वॉल आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। तो प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में है यूनिसेलुलर हैं, वो क्या है आपके, मोनेरा, यानी कि बैक्टीरिया जो हैं वो कैसे हैं, विद और विदाउट सेल वॉल और ये सारी चीज़ें। मोनेरा आर द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट often contain most primitive living forms. All the members of the have cell wall, peptidoglycan and devoid of true nucleus. Monera is a large group of organisms that include archaebacteria। तो फ्रेंड्स आज हम मतलब 50 क्वेश्चंस तक ही इसको कैरी करते हैं, बाकी मिलते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन।